नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश में उच्च शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में है देश की सरकार। यूजीसी और शिक्षा संस्थानों में जो व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की ये जो तैयारी है सरकार की, इसको लेकर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया है। कल इसको लेकर एक बिल पेश किया गया देश की संसद में और इसको लेकर क्या कुछ सरकार सोच रही है, विपक्ष की आपत्ति क्या है, उच्च शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ। दिव्या अग्रवाल, विशेष संवाददाता, न्यूज 24 हमारे साथ है। प्रोफेसर नंदिता नारायण, पूर्व अध्यक्ष डूटा। डॉक्टर संजीव राय, शिक्षाविद हैं। और डॉक्टर राकेश उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या, शुरुआत आपसे करते हैं। इस पूरे मामले में देश के करोड़ों युवा सीधे सीधे प्रभावित होने वाले हैं। ये बिल क्या है, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है और इस बिल के आने के क्या मायने हैं? बहुत सबसे पहले एकदम देश के युवाओं को सीधे सीधे किस रूप में इफेक्ट कर रहा है ये बिल, इस पर आप विस्तार से बताएं। आपको ऑडियो ऑन करना होगा दिव्या। जी मीना जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, और अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगी इस वक्त चूंकि हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं और इसी वक्त शास्त्री भवन में जो शिक्षा मंत्रालय है वहां पर धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है उन्होंने, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को बता रहे हैं कि आखिर इस बिल में क्या कुछ है, क्योंकि एक संशय भी इसको लेकर बना हुआ है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी खत्म हो जाएगा, क्या ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि यूजीसी अब एक इतिहास बन गया है। इसे ये कहना कि यूजीसी खत्म हो जाएगा, एआईसीटीई खत्म हो जाएगा, एनसीटीई खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। चूंकि एक एकीकृत नियामक दिया गया है, ये जो बहुत सारे मल्टीपल चीजें थी, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन थे, मुझे लगता है आज भी जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग सिर्फ यूजीसी को तो जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि तमाम देश भर के जो उच्च शिक्षा संस्थान है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको उनके मानक तय करता है, उनको एक ग्रांट प्रोवाइड करता है। लेकिन एआईसीटीई को कौन जानता है, क्योंकि वो तकनीकी शिक्षा देता है। अगर हम आज एआई की बात करें या फिर हम तमाम टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करें तो वो एआईसीटीई करता है। एनसीटीई जो कि शिक्षकों के लिए बनाया गया था, जिसमें बीएड, बीएलएड, एमएल, इस तरह के जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की जो डिग्रीज होती हैं, वो उसके माध्यम से मिलती हैं। यानी कि इस तरह के तीन जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे, अब उन्हें एक छत के नीचे रखा गया। अगर मैं सरल और आसान शब्दों में समझाऊं, एक बच्चा स्कूल जाता है और उसके बाद वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद उस बच्चे की जो शिक्षा है वो उसके पैशन पर, उसके इंटरेस्ट पर, उसके ग्रैब करने की पावर पर निर्धारित करती है। और वो जो उस वक्त उसकी टीचर वहां पर मौजूद होती है, वो ये समझती है कि इस बच्चे के अंदर क्या कैलिबर है और वो उसको उसी की तरह से रिफाइन करती है। उसके बाद अब आप सोचिए, वो एक तरीके से अगर वो टीचर बदल दी जाए तो वो कैसे पता चलेगा उसे कि बिल के माध्यम से सरकार का मकसद क्या? बिल लाने का एक तो मकसद, एक तो पहली बात जो सीधे सीधे समझ में आ रही है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंट्रोलिंग जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक करना, एकीकृत करना। एक तो सीधा सीधा इसका पर्पस ये समझ में आ रहा है। इसके बाद में सरकार इससे क्या कुछ नया करना चाहती है? एक करने के बाद, एकीकृत करने के बाद सिंगल विंडो सिस्टम एजुकेशन का बनाना चाहती है सरकार। ये बात, पहली बात समझ में आती है। मैं आपके पास वापस आती हूँ दिव्या। दो वरिष्ठ मेहमान हैं, प्रोफेसर नंदिता नारायण और प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जुड़े हैं हमारे साथ। राकेश जी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर नंदिता नारायण, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ पहले। इस बिल के माध्यम से सरकार एक तो लेयर्स खत्म करना चाहती है, बहुत सारी लेयर्स हैं और बहुत सारे विंडोज हैं, उनको बंद करना चाहती है। एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगी डेफिनेटली अगर ऐसा होता है।
और क्या इसमें आपको नजर आता है सरकार की मंशा क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं? इसको लेकर बहुत सारे डिस्कशन भी हुए होंगे इस बिल के इस स्वरूप में आने से पहले। नहीं, कोई भी डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं किया गया है। ये अभी-अभी पेश किया गया, कल ही इसको पब्लिक डोमेन में डाला और हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स इलेक्टेड बॉडीज हैं, उनके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं, कोई फीडबैक नहीं लिया गया। इसी बिल का एक पहला एक अवतार जिसको कह सकते हैं रूप 2018 में HECI बिल, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल नाम का ड्राफ्ट आया था 2018 में। उस टाइम पे फीडबैक लिया गया था और कम से कम जी, बोलें आप प्रोफेसर नंदिता नारायण। मैं आपके पास वापस आती हूँ, कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश उपाध्याय, मैं आपके पास आ रही हूँ। यूजीसी HECIL बिल 2025, द न्यू पिलर्स ऑफ एजुकेशन। क्या मतलब है इसका? स्टेक होल्डर से चर्चा नहीं हुई। कोई भी बिल आता है तो उससे पहले बहुत राउंड ऑफ डिस्कशंस होते हैं, उसकी एक बड़ी बैकग्राउंड होती है, उसकी एक लंबी डिमांड होती है, उसकी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनका समाधान करने के लिए देश की संसद में कोई भी बिल लाया जाता है, या फिर एक नया पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करना होता है। नया सिस्टम डेवलप करना है, पुराने को खत्म करना है, क्या कुछ समझ में आ रहा है इससे प्रोफेसर राकेश उपाध्याय? हो सकता है मेरी आवाज आपको आ रही है मीना जी? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रही है मुझे आपकी आवाज। ये तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अपने डिस्कशन शो में आमंत्रित किया है। आदरणीय दिव्या जी भी उपस्थित हैं। तो मैं प्रोफेसर नंदिता नारायण को अभी सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन नहीं होता है। तो इसमें फंडामेंटली ये बात ही इनकरेक्ट है कि डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारा विषय एनईपी में तय हो चुका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें हजारों प्रोफेसर्स के साथ एकेडमिक्स या किसी भी रोल में भारत के एकेडमिक स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे दे आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑनर और द वाइस चांसलर और द प्रोफेसर्स और द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस HODs। तो हजारों लोगों से ये राय मशविरा लिया गया और उसमें इसरो के जो प्रोफेसर कस्तूरी रंगन थे और एक बाकायदा भारत के दिग्गज एकेडमिक्स की पूरी टीम लगी हुई थी, जिन्होंने एक रेगरस एक्सरसाइज किया है, कई वर्ष तक किया है, देश भर के हर राज्य में जाकर मीटिंग की है और उसमें से जो NEP तय हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसका जो चैप्टर 18 है NEP का, उसने एक्सटेंसिवली इस बात को डिस्कस किया है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। तो NEP तो प्राथमिक शिक्षा की वो भी लेकर चल रही है, माध्यमिक शिक्षा को भी, हमारी जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है 10th और 12th स्टैंडर्ड की भी एजुकेशन सिस्टम है, और उसके बाद हायर एजुकेशन। तो आज भारत की जो उच्च शिक्षा है, 4,30,00,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। लड़कियों की भी संख्या हालांकि लड़कों से कम है, पर वो भी 2 करोड़ के करीब पहुंच गई जो रजिस्टर्ड है। 1,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय है, हजारों कोर्सेज हैं, और NEP ने आने के बाद तो नए कोर्स करिकुलम को स्ट्रक्चर करने की आजादी भी यूनिवर्सिटीज को, और उसको नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करने की एक स्वतंत्रता दी है। कोर्सेज में आप देखिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम आ गया है। पहले ज़माना था कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर चाहता था कि हम हिस्ट्री पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकता था, आज उसके लिए ऑप्शन खुल गए हैं। पहले था कि आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन मिल गया तो यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट द कोर्स, देन यू विल एंटर इनटू द जॉब मार्केट। आज अगर आपको 1 साल ही ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करते हो गए और आपको अचानक एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, या आपको कोई असाइनमेंट मिल रहा है
इंटर्नशिप ऑफर मिल रही है तो आप तुरंत एग्जिट कर सकते हैं और आपका जो क्रेडिट है एग्जामिनेशन के जरिए वो क्रेडिट आपके बैंक में, डिजिटल बैंक में स्टोर हो जाएगा। आप जाके जॉब करिए, 2 साल बाद फिर जहां से आपने छोड़ा था वहां से चालू कर दीजिए। तो इतनी लीनियंसी इस एनईपी ने दे दी। मातृभाषा पर कोई बात नहीं थी पहले जमाने में, सब कुछ इंग्लिश में था, कॉपी पेस्ट चल रहा था। यूरोप से, अमेरिका से और दुनिया की यूनिवर्सिटी से जो बता दिया गया वही हमारे प्रोफेसर कॉपी पेस्ट कर रहे थे। भारत की जरूरतों के हिसाब से कोर्सेस, करिकुलम, उनका जो सिलेबस है वो उपयुक्त नहीं। अब सारा एक गैश हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है कहीं से, आप देखिए आवाज आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी, लेकिन काफी कुछ हमने सुना। एक बार वापस मैं आपके पास आऊंगी, तब तक टीम प्लीज उनका ऑडियो एक बार फिर से चेक कर ले। दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूँ। सब कुछ एनईपी में तय हो चुका था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी, और उसको लेकर रिगरस एक्सरसाइजेस भी हुई, उसको लेकर बहुत सारी योजना बनी, प्लानिंग हुई। उस प्लानिंग के बाद अब सरकार बिल लाई है। स्वाभाविक है कि कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ पाते हैं। प्रोफेसर नंदिता नारायण का कहना था कि उन्हें बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय कह रहे हैं कि हजारों प्रोफेसर, शिक्षकों से चर्चा के बाद, राउंड ऑफ मीटिंग्स के बाद, हर राज्य में चर्चा के बाद इस तरह के बिल पर निश्चित रूप से कोई भी बिल आएगा तो उसमें इतनी एक्सरसाइज होना लाजमी है, नहीं तो सवाल उठेंगे। विपक्ष की आपत्ति क्या है दिव्या? बिल्कुल, और विपक्ष की आपत्ति बताऊं उससे पहले मीना जी थोड़ा सा मैं पहले ले जाना चाहूंगी, क्योंकि इसको एक सुधार की तरह देखा जा रहा है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यूजीसी को खत्म किया गया या क्रॉप किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक सुधार किया जा रहा है। अगर हम शुरुआत से देखें, आजादी के बाद एक राधाकृष्णन कमीशन बना, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, बीएचयू के वीसी भी रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा चुके हैं, वेदों के ज्ञाता रहे हैं, और उन्होंने उनके विचारों के आधार पर एक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया 1953 में। आज हम 2025 में बैठे हैं। 1953 में यूजीसी का गठन किया गया। उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, उन्होंने इसका गठन किया, और तब से अब तक आप सोचिए हम यूजीसी को ही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बीच में फिर एआईसीटीई भी बना, एनसीटीई बना, जिसका मैंने पहले चर्चा किया था कि उनका क्या क्या काम है। यानी कि कहीं ना कहीं रिफॉर्म होना इसलिए भी जरूरी था। एक सिंगल विंडो की हम बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं एडॉप्टेशन। हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे अभी भी। अगर हम विदेश की बहुत सी यूनिवर्सिटीज की चर्चा करते हैं, मुझे खुद याद है मैं जब यूजीसी जाती थी और यूजीसी के जो वीसी होते थे जगदीश प्रधान साहब, हम जब वहां बैठते थे तो उनका कहना था कि विदेश की यूनिवर्सिटीज या वहां के सिलेबस को हम अपने सिलेबस में, हम अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर पाए, इसके लिए बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना पड़ता है, और ऐसे में फिर वो भाग के 3 पात रह जाता है, यानी कि वो एक तरीके से 0 हो जाता है। ऐसे में ऐसी एक सिंगल विंडो क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो सीधा जाकर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाए। और अगर मैं अब बात करूं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसकी हम बात कर रहे हैं, BBSA, उसको मैं थोड़ा सा समझाना यहाँ पर इसलिए चाहूंगी क्योंकि ये कितना इजी है, और इसका सीधा सीधा जो इसमें 3 बॉडीज बनाई गई है। एक रेगुलेटरी काउंसिल है, एक एक्रेडिटेशन काउंसिल है, और एक स्टैंडर्ड काउंसिल है। यानी कि एक पेड़ है, उसकी ये 3 शाखाएं बनाई गई हैं, और ये इनमें एक प्रेसिडेंट रहेगा, 14 मेंबर्स रहेंगे। जो प्रेसिडेंट रहेगा वो सीधा BBSA को जो है वो पूरी तरीके से उसको बताएगा, और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगी। IIT और IIM को भी अब इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इससे पहले IIT और IIM जो है वो इसके दायरे से बाहर थे। यानी कि अब आप सोचिए कि IIT, IIM, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी अब इसके दायरे में आएगी। अगर IIT, IIM में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए भी नियम और मानक सेम रहेंगे। अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अभी हाल ही में हमने देखा दिल्ली में जो लाल किला में धमाका हुआ, उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी
से वो रिकॉग्नाइज थी। अब उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, कैसे उसको वहां पे ग्रांट मिल जाती है, कैसे उसको वहां पे मान्यता मिल जाती है, जवाबदेही तय करना ये भी बहुत जरूरी है। और ये भी फिर सरकार का ही काम आता है, क्योंकि यूजीसी भी कहीं ना कहीं जो जवाबदेही है वो उसके स्तर पर नहीं है उसको। अब अगर इस तरह का जो ये पूरा इन्होंने VBSA यानी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान ये बनाया हो, तो इसमें जवाबदेही भी होगी। और एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगी, इसमें जुर्माना भी लगेगा। अगर इस VBSA का जो 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई गई है, इनकी बात नहीं मानी गई किसी भी शैक्षिक संस्थान में, तो फिर जुर्माना भी लगेगा। 5 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है। यानी ये सब अब आप देखिए कानून की शक्ल लेगा। और जब ये चीजें पॉइंट वाइज पॉइंट आती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो शैक्षिक संस्थान होते हैं वो बातों को मानते भी हैं। जो मानक बनाए जाते हैं उनको उनका पालन करना उनके लिए कहा जा सकता है कि जरूरी हो जाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। और ऐसे में स्टूडेंट्स जिस तरीके से अभी प्रोफेसर सर बता रहे थे, हालांकि नमिता मैम जो बात कह रही है कि विरोध इसको लेकर जरूर है, विरोध इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से इस पर नियंत्रण कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार का इतना नियंत्रण नहीं था, काफी हद तक स्वतंत्रता थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर आ जाएगी। लेकिन नमिता जी इसको लेकर बेहतर बता पाएंगी। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखा है, तमाम यूनिवर्सिटी में देखा है, छात्र भी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमिता मैम डूटा से भी काफी समय से जुड़ी रही हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि आखिर उनकी आपत्ति किस बाबत है। लेकिन क्योंकि मैं एजुकेशन कवर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक बहुत ज्यादा कहा जा सके भ्रम की स्थिति आ गई थी, टकराव की स्थिति हो रही थी, तीनों इंस्टीट्यूशंस में टकराव की स्थिति थी, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, बहुत मल्टीपल विंडोज हो गई थी। तो उसको लेकर और इसकी वजह से देरी होती थी, किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा देरी होती थी, डुप्लीकेसी आती थी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था एक सुधार की, एक रिफॉर्म की। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होता है, किस तरीके से ये लागू होता है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक जो मैं अगर जो भी हमारे पास पॉइंटर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि जो हम डेली बेसिस पे फेस करते थे, अब वो काफी हद तक हमें उसमें कमी आई। आने वाले दिनों में इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, कैसे हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा इससे प्रभावित होगा। प्रोफेसर नंदिता नारायण, आपने कहा कि स्टेक होल्डर से चर्चा नहीं की गई, तो निश्चित रूप से आपको इसके इम्प्लीकेशंस की जानकारी भी स्टेक होल्डर्स को नहीं दी गई है। जी बिल्कुल नहीं दी गई है, लेकिन अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये उसी बिल का एक नया रूप है जो 2018 में लाया था, और उस टाइम पे फीडबैक जो गया था, कम से कम 1 लाख पिटिशन गए थे जिसमें इसका सख्त विरोध हुआ था। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि पहली बार आपने यूजीसी का जो भी दायरा था, जिसका आप नाम आप बदल के कुछ भी करें, उसमें आप 2-3 संस्थाओं को मर्ज कर दें, वो अलग एक प्रॉब्लम है। वो एक कमर्शलाइजेशन का एक जरिया है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। ये आपने जो WTO गैट्स में एक ऑफर किया था हायर एजुकेशन को कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस बनाने के लिए काफी साल पहले, उसी का नतीजा है। वहीं से सारे ये पॉलिसियां बनती हैं और यहाँ सब इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये पहले भी आ चुका है, तब विरोध हुआ था। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ग्रांट्स नाम की चीज आप यूजीसी या HECI के दायरे से हटा रहे हैं। अब फंडिंग जो है यूजीसी के दायरे में या HECI के दायरे में नहीं रहेगा, वो सीधे केंद्र सरकार ही तय करेगी और अपने अपने कोई जरिए होंगे उनसे तय करेगी। ऑलरेडी इसके कई प्रावधान लागू हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे सारी यूनिवर्सिटीज में इसका बहुत गहरा बुरा असर पड़ चुका है। ग्रांट्स की जगह लोन सिस्टम में हमको भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप कितना भी उसमें आप पैसा वापस अगर आपको करना है लोन एजेंसी हीफा हायर एजुकेशन फंडिंग अथॉरिटी को, तो आपको स्टूडेंट्स की फीस बढ़ानी है, आपको अपनी तरफ से कमर्शलाइज करके अपने इंस्टीट्यूशनल स्पेस को आपको रिसोर्स जनरेट करना है। यानी कि फंड्स की जब गारंटी नहीं होगी, आप अगर मार्केट के पीछे भागेंगे तो उसमें सबसे पहले फीस इतनी बढ़ जाएगी कि जिस वजह से पब्लिक फंडेड एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी कि हमारे देश में जो गैर बराबरी है वो कम हो और शिक्षा सबको उपलब्ध हो, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हर नागरिक को उपलब्ध हो। इसकी लिए सरकार को इसकी फंडिंग की जिम्मेदारी लेना
बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी देश जिसमें तरक्की है, जिसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज़ एक इम्प्लीमेंट हुई है, लोगों का जो स्टेटस है वो बढ़ा है, वहाँ पे सरकारों ने ही ज़िम्मेदारी ली है इसमें पब्लिक फंडेड एजुकेशन में इन्वेस्ट करके अपने नागरिकों का स्तर और अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको सुनहरा बनाने के लिए। अगर हम इससे पीछे हट रहे हैं, हमारी सरकार पीछे हट रही है और प्राइवेट पार्टीज को कहते हैं कि वो करेंगे, वो जनरेट करेंगे रिसोर्सेज और यूनिवर्सिटी खुद जनरेट करेगी तो फीस बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में अभी भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं और स्टेट्स को भी पावर है कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। आप एकदम से उस पावर को छीन के एजुकेशन पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहे हैं। उसमें जो 12 में से 10 नुमाइंदे हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और 2 टीचर वो भी आप चुनेंगे कि कौन है। इसमें कितना जो पहले 4 टीचर्स होते थे उससे भी रिड्यूस कर दिया गया है और आप इस पे पूरी तरह से कंट्रोल जो करेंगे और एट द सेम टाइम आप फंडिंग की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो इससे हमारा जो पूरा स्तर है वो गिरेगा। और मैं ऐसे ही हम लोग सिर्फ प्रावधान की वजह से नहीं परेशान है, हमने इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देख लिया है क्योंकि इसके कई प्रावधान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत सारा कुछ किया जा रहा है जिसमें सेल्फ फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के थ्रू हमसे कहते हैं कि आप अपनी फीस खुद बना सकते हैं। उसमें कौन सी अच्छी बात है अगर हर इंस्टीट्यूशन अपनी फीस इतनी ऊंची कर देगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और हायर एंड फायर के कंडीशंस रहेंगे, आपका जो पूरा डेमोक्रेटिक एक सेटअप है, एकेडमिक फ्रीडम होती है जिसके बगैर एजुकेशन बढ़ नहीं सकता, क्रिएटिव थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो नहीं सकती है। आप अगर तय करेंगे कि कौन क्या पढ़ाएगा, क्या बोलेगा, क्या लिखेगा, पब्लिक में क्या क्या कहेगा, अगर वो आपको पसंद नहीं आप उसको नौकरी से हटवा सकते हैं, ये सारे प्रावधान उसमें हैं। तो बहुत ही नुकसानदेह होगा ये एक हमको मतलब फांसीवाद की तरफ ले जाएगा। कोई भी सरकार डॉक्टर राकेश उपाध्याय, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, दरअसल ये प्रोफेसर नंदिता नारायण का जो डर है और जो इस बिल के माध्यम से सरकार की कोशिश है, ऑटोनोमस बॉडी UGC जो है उसको ग्रांट देने का, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को जो राइट है, उसका जो फंड है उसको सरकार अपने पास लेना चाह रही है। इससे सरकार की एक तरह से जो मतलब फेवरिज्म का काम इसमें बढ़ेगा, ये आशंका प्रोफेसर नंदिता नारायण को नजर आ रही है। अब मैं एक सुझाव जरूर दूंगा नंदिता जी को, बहुत सीनियर है, हम लोगों की बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, हमारी रूटा की प्रेसिडेंट रही है। लेकिन मुझे लगता है जो बिल आया है पार्लियामेंट में, इसका नाम जो आप अधीक्षण है ना, अधीक्षण बिल नहीं, अधिष्ठान है वो। उच्च शिक्षा अधिष्ठान है वो। तो इसमें जो मूल मुद्दा है जो आपने कहा है, तो उसके बिल में ही उसको स्पष्ट कर दिया है। क्या लिखा है इस बिल में? इस बिल में UGC को हटा करके AICT को हटा रहे हैं और NCTE को हटा रहे हैं, और हटा नहीं रहे हैं, इनके सिस्टम को एक साथ लेकर के इस अधिष्ठान के भीतर रख रहे हैं। और इस अधिष्ठान का फंड कैसे मैनेज होगा? तो इस बिल में पूरा प्रावधान एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है, द कमीशन शेल हैव इट्स ओन फंड टू बी कॉल्ड द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान फंड ग्रांटेड फुल्ली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है भाई? सारा पैसा भारत सरकार देगी, सारा फंड करेगी, उस फंड के सारे जो एलोकेशंस हैं उसको भी यहां लिख दिया है बिल में ही। तो भारत सरकार तो ओन कर रही है, कोई फंड नहीं कट रहा है, सारा फंड UGC जो देती थी, और UGC के पास फंड कहां से आता? सरकार देती थी, गवर्नमेंट देती थी भाई। UGC राधा कृष्ण कमीशन 1948 के रिकमेंडेशन पर बना, बाद में कोठारी कमीशन आया, बाद में 92 में फिर NEP बनी, पहली बार नेशनल पॉलिसी आई 60 के डिकेड में, उसमें फिर अमेंड हुआ, 92 में आ गई। और उसके बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और उसमें भी फ्री व्यवस्था लेकर आए, बाद में उसको UPA ने नए सिरे से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो शिक्षा का अधिकार बिल आ गया। फिर बदलाव जारी है, प्रक्रिया चल रही है। जैसा प्रोफेसर नंदिता जी ने कहा कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि NEP ने, नेशनल एजुकेशन
जो पॉलिसी है उसकी जो कमेटी थी, पहले सुब्रमण्यम जो सेक्रेटरी थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, बाद में वो 15 से ये सारी गतिविधि चल रही, 2015 से 17 में प्रोफेसर कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में, प्रोफेसर मंजुल भार्गव बड़े एकेडमिशियन हैं, और एक 8-10 प्रमुख, और इसमें सारे स्टेट्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन, सारी यूनिवर्सिटीज के साथ डिस्कशन है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी डिस्कशन है, इवन स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन है। आपको पता है 2 लाख से ज्यादा सजेशंस एनईपी के कंसल्टेटिव कमेटी ने रिसीव किए हैं, और उसके आधार पर ये बड़ी रेगरस हुआ है। और इसमें यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन एम जगदीश कुमार ही मेंबर थे एनईपी के ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उस जगदीश कुमार ने लिखा है, एआईसीटी के चेयरमैन थे, ये सब सहस्रबुद्धे साहब, ये सब लोग जो है इसमें शामिल थे। तो इन लोगों ने मिल करके ही कहा कि अभी क्या है कि भाई अब आप शिक्षकों को तैयार करना चाहते हैं, पर शिक्षकों के लिए क्या करिकुलम होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, उसका सिस्टम अलग चल रहा है। इंजीनियरिंग का क्या करिकुलम, क्या पाठ्यक्रम, क्या प्रोफेसर, उसका सिस्टम अलग होगा। यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं, अब तमाम यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इंजीनियरिंग कोर्सेज चलाती हैं, तो उनको मल्टीपल लेवल पर जाकर एक वाइस चांसलर से पूछिए कि उसके सामने कितनी समस्या रहती है, या जो उसके कंसर्न एचओडीज हैं। तो इन सब की सिफारिश थी कि साहब एक सिंगल विंडो करिए। आपने 18 जगह खोल रखी हैं, तो ये एक जगह लेकर के आ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। फंड एज इट इज रहने वाला, इवन बढ़ने वाला है, क्योंकि बाकायदा एक कंसोलिडेटेड फंड जो है हायर एजुकेशन अधिष्ठान का भारत सरकार गठित करने जा रही है। जो रेगुलर ग्रांट जा रही थी वो जा ही रही है। इसके अलावा आईसीएचआर हिस्टोरिकल रिसर्च खुद फंडिंग एजेंसी है, आईसीएसएसआर फंडिंग एजेंसी है, आईसीपीआर फंडिंग एजेंसी है। तमाम जो फंडिंग एजेंसियां हैं जो भारत में हायर रिसर्च को प्रमोट करती हैं और फंड करती हैं, वो एज इट इज अपना काम करेंगी। जिस स्टूडेंट को चाहिए अपना प्रपोजल वहां दे दे, वहां से फंड ले ले। इसके अलावा यूनिवर्सिटी सिस्टम में उनको अपने सोर्सेज भी क्रिएट करने हैं। अरे पूरा सिस्टम ही बदलने जा रहा है, और ये इसकी शुरुआत है। देखिए ये जो एनईपी बनी थी, इसमें सारा कंसल्टेशन हो चुका है, एनईपी को पार्लियामेंट अप्रूव कर चुकी है। नहीं, वो एक पॉलिसी इस समय है। मैडम एक बात पूरी कर लो, अरे सुन तो लीजिए, एनईपी में सारा कंसल्टेशन हो चुका है, वो नेशनल पॉलिसी इस समय है, भारत की शिक्षा नीति है, वो अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नंबर 1। नंबर 2 बात, अब मैं बात पूरी कर लूं फिर आपकी मैं सुनूंगा। और इसके 3 चरण हैं, 3 फेजेस। पहला चरण था 2020 से 2023। हम लोग प्रोफेसर हैं, हमने अभी लागू क्या किया है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया, कोर्सेज को रिस्ट्रक्चर कर दिया है। और इसके अलावा 2023 से 26 का है, जिसमें आप एकेडमिक क्रेडिट बैंक का जो सिस्टम है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि बच्चे जब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो कैसे काउंट होगी, तो उसको डिजिटाइज फॉर्मेट में रखा जाएगा ताकि वापस आएंगे फिर वो काउंट होगा। और उसका तीसरे चरण का पहला स्टेप है जो एज पर डिफाइंड बाय द एनईपी, वो है ये जो आज भारत सरकार बिल लेकर पार्लियामेंट में आई है, हायर एजुकेशन अधिष्ठान के लिए उच्च शिक्षा अधिष्ठान बिल। ये पारित हो जाएगा तब इसका तीसरा फेज चालू होगा, जो 2026 से चालू होकर 2040 में कंप्लीट होगा। एनईपी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज ए बिग टास्क एंड इट विल गो ऑन थ्रू द 2 decades extensively, and it will complete as per their timeline is concerned in 2040 only. 2040 तक तमाम बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जी, 2040 तक की तैयारी 2025 में अगर चल रही है तो इसके पीछे कितनी तैयारी है। प्रोफेसर नंदिता नारायण, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने जिस तरह से बताया पिछले 10 साल से इस पर काम हो रहा था, क्या वजह है कि आप कुछ लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, और आप जैसा वर्ग भी बड़ा होगा जो इस डिस्कशन में शामिल नहीं है, या जिसको इस पर आपत्ति है, या जिसको लगता है कि अभी क्योंकि हमेशा कोई भी नया रिफॉर्म आता है तो एक एडॉप्शन की प्रॉब्लम आती है, ये एडॉप्शन का इश्यू है?
नहीं, मैं समझ रही हूँ कि ये हमारा फंडामेंटल जो हमारे देश में एजुकेशन की आत्मा है, उसका सवाल है। एजुकेशन किसको पहुँचाया जाएगा, इसका सवाल है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल गलत बताई गई हैं। पार्लियामेंट ने कभी भी एनईपी को पास नहीं किया है, एनईपी को पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा गया है। ये सिर्फ कैबिनेट का एक डिसीजन था 2020 में। ये नंबर 1 है, ये रिकॉर्ड की बात है, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अगर समझते हैं कि बहुत बढ़िया पॉलिसी जो हमको शुरू से ही बहुत ही गलत लग रही थी, सारे प्रावधान हमने पढ़े, उसमें कुछ अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक उसमें जो प्रावधान है, उसका हम प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हम देख रहे हैं जब से 2020 में 5 साल में कितनी बर्बादी आई है हमारी यूनिवर्सिटीज में। जो भी सारे फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी भी होती है, जो एकेडमिक्स के हाथ में होती थी, एडमिशन से लेके कोर्स बनाने की जो बात है, रिसर्च की जो क्या रिसर्च होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजों में एग्जामिनेशन स्कीम कैसा होगा, टीचर्स के हाथ से पूरी तरह से निकाल दिया गया है, ऊपर से थोपा गया है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है कि हमारी 10,000 सीटें, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पे एक्सपेरिमेंट सबसे पहले शुरू किया गया, वहां पे 10,000 सीटें खाली चल रही हैं, एडमिशन हमारे हो नहीं पा रहे हैं, और महिलाओं की तादाद भारी कम हुई है, गिरावट आई है उसमें। दूसरा ये कि मार्जिनलाइज सेक्शंस के बच्चे आ नहीं पा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपने लागू किया है और स्कूल की शिक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि 12वीं में आपका कोई भी रिजल्ट हो, आप सीयूईटी पास करेंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं। इसमें जो बहुत सारे बच्चे गांव के अर्बन पुअर भी हैं और जो मार्जिनलाइज सेक्शन, दलित, ओबीसी और महिलाएं एकदम पीछे हट गई है, उनके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो जा रहा है वही आगे बढ़ पा रहा है। हमने देखा है कितनी क्वालिटी में गिरावट आई है, डाइवर्सिटी में गिरावट आई है। पूरे देश से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, 2-3 स्टेट से सिर्फ आ रहे हैं, और ये बहुत ही हमारी क्वालिटी के खिलाफ जाता है कि डाइवर्स जो वहां पे जनता आती थी, जिससे बच्चे सीखते हैं एक दूसरे के कल्चर के बारे में, हिंदुस्तान के बहु कल्चरल जो हमारी जो एक इतिहास है उसके बारे में सीखते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। कोर्सेज हमारे इतने डाइल्यूट कर दिए गए हैं कि बच्चे मेन सब्जेक्ट नहीं सीख पा रहे हैं। सारा टाइम उनको 7 पेपर्स में से सिर्फ 3 पेपर्स मेन सब्जेक्ट के हैं और बाकी वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। बच्चे परेशान है, भागना चाह रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्लास में आपका अटेंडेंस गिर रहा है, 50% कम हो गया है अटेंडेंस, और बच्चे जो नहीं सीख पा रहे हैं तो आगे चल के क्या करेंगे। अटर केओस चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। जो एडमिशन लेट हो रहे हैं तो एडमिशन जो जहाँ पे जो नया क्लास है वो उसकी क्लासेस चल रही है, उसी टाइम पे एग्जाम सीनियर क्लासेस के चल रहे हैं। आपका रिक्रूटमेंट प्रक्रिया ऐसा हो गया है कि इसमें पूरी तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चल रहा है, और जो 15-15 साल से 20-20 साल से टीचर्स हमारे पढ़ा रहे थे, उनको सबको कान पकड़ के बाहर कर दिया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स को कान पकड़ के बाहर कर दिया गया, और एक पॉलिटिकल बायस के साथ वहां पे अपॉइंटमेंट शुरू हो गए। क्वालिटी में जबरदस्त गिरावट आया है। इसी तरह से हमारे जो गवर्नेंस है, जो लास्ट फेज जो कह रहे हैं ना कि जो कुछ बचा कुचा था उसको भी खत्म कर देंगे, कि जो लास्ट फेज एनईपी का लागू करने जा रहे हैं उसमें सारे कॉलेजेस को डिसएफिलिएट करके, क्योंकि उसमें लिखा है अफिलिएटिंग सिस्टम विल गो, एनईपी में लिखा है, और ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी का मतलब है कि आप सेल्फ फाइनेंस करें, अपनी फीस खुद जनरेट करें। तो ये स्वायत्ता हमको नहीं चाहिए, हमको एकेडमिक स्वायत्ता चाहिए। ये जो पैसा आप दे रहे हैं आपका जेब का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा, गरीब जनता का पैसा है। अगर ये गरीब जनता के ही फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, आप ट्रस्टी हैं। तो ये जो सरकार का जो एक 3% भी कम से भी कम हमको मिलता है जीडीपी का, जो सेंट्रल बजट का, आपको कम से कम इसको 6% तो कोठारी कमीशन ने कहा था 1986 में, और आज तक आपने वो 6% लागू नहीं, किसी भी सरकार ने नहीं लागू किया। तो हम तो कहते हैं कि 10% आप इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। आज आप विश्व गुरु की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप विश्व गुलाम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअली आप अपनी जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। अभी जो ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन आया है उसमें टीचर की जिम्मेदारी है कि पैसा बटोर के लाओ इंस्टीट्यूशन के लिए, आप कितना पैसा ला पाए, आपने कितने स्टार्टअप शुरू किए, ये सब चीजें उसमें पूछी जा रही हैं। और ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से आप पूरा इसमें जो सांप्रदायिकरण कर रहे हैं और जो एक साइंटिफिक टेम्पर को खत्म कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के। मेरा मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, अभी जो ड्राफ्ट सिलेबस मैथमेटिक्स का भेजा यूजीसी में उसमें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हटा दी गई है, एनालिसिस नहीं है, अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी नहीं है, रिंग थ्योरी नहीं है, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं जो हमको पीछे ढकेल रही है। कम से कम 60-70 साल से ज्यादा हमको पीछे ढकेल हुए हैं,
और ऑब्स्क्यूरेंटस चीजें उसमें डाली जा रही हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट कहीं भी जाके अपना सर ऊंचा करके खड़े हो पाएंगे पूरी दुनिया में? कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। अब मत अपने बच्चों को बर्बाद कीजिए इस तरह से। कौन जी आपके बच्चे दिव्या मैं आपके पास आ रही हूँ। दोनों प्रोफेसर्स की बातों में जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब भी साफ है कि दोनों अलग अलग विचारधारा को शायद रिप्रेजेंट करते हैं, या दोनों का एजुकेशन सिस्टम को लेकर सोच एकदम अलग है। और हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ डाइवर्सिटी है। हम न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर नंदिता नारायण को भी सुन रहे हैं और प्रोफेसर राकेश उपाध्याय को भी सुन रहे हैं। सवाल ये है दिव्या कि इस जबरदस्त विरोध के बीच में बिल की स्थिति तो सरकार के आंकड़ों के लिहाज से सरकार के पक्ष में है, लेकिन एजुकेशन के पक्ष में ये बिल कितना अपने आप को प्रूव कर पाएगा? बिल्कुल, देखिए काफी हद तक मुझे लगता है कि सकारात्मक होगा इस लिहाज से, क्योंकि अब हम जब यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं या फिर हम स्कूल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गई है। अगर 8वीं में, 10वीं में, 12वीं तक बच्चा पहुंचता है, 12वीं तक भी नहीं पहुंच पा रहा कि वो 8वीं 9वीं में। अब सोचिए आप डमी स्कूल्स का कल्चर इसीलिए ही बढ़ा है क्योंकि जो हमारी पढ़ाई, जो ये व्यवस्था है, उससे हर पेरेंट या हर स्टूडेंट ये समझ रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम जब 12वीं के बाद जब हम कॉलेज, आजकल कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड टाइम तक सीट्स जो है वो खाली रहती हैं। कितने भी आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में सीट्स खाली रहती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर पेरेंट्स की बात की जाए या स्टूडेंट की बात की जाए, आजकल सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से हर कोई इतना अपडेट हो चुका है क्योंकि वो समझता है कि हम ग्लोबल बेंचमार्क में कहाँ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो एडेप्टेशन की जो मैं बात कर रही थी, तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको भी अडेप्ट करेगा। और मैंने ये अपने सामने देखा हुआ है कि जब हम जगदीश प्रधान सर से मिलते थे, जो कि यूजीसी के हेड हैं, उनसे जब मिलते थे और वो कहते थे कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो विदेशी यूनिवर्सिटी यूजीसी के पाठ्यक्रम के साथ चलना चाहती हैं, कोलैब करना चाहती है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल विंडोज से गुजरना पड़ता है, हमें इंस्पेक्शंस करवानी पड़ती है। और ये एक बड़ी वजह होती थी कि वो चाहते हुए भी उनके साथ अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिव्या हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, कल हम फिर इस पर चर्चा करेंगे और आप दोनों को जरूर शामिल करेंगे। सिंगल रेगुलेटर सिस्टम होने से क्या फायदा होगा युवाओं को, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नुकसान होगा? अभी मेरे पास समय की कमी है और तकरीबन 40 मिनट होने हुए, 30 मिनट का कार्यक्रम होता है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। जी प्रोफेसर राकेश, बहुत संक्षेप में प्लीज। देखिए, मैम ने सही कहा। मेरा पार्लियामेंट का अप्रूवल का तात्पर्य कि 2040 तक एनईपी के जितने बिल आएंगे वो पार्लियामेंट के ही थ्रू आएंगे, और उसमें ये पार्लियामेंट में बिल आ गया है और इसकी ज्वाइंट कमेटी को सारा कंसल्टेशन दे दिया गया है, वो तय करेगी। दूसरी बात, आपने कहा 10%, एनईपी ने टोटल बजट का 6% खर्च करने का एक प्रोविजन, एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को। अभी भारत सरकार जो 2010 में 2009 में 3% के करीब इंडियन एजुकेशन बजट रहता था, 2.5% 3%, उसको बढ़ाकर 5% तक ले आई है। और एज पर एनईपी ये जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये बजट भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बजट एजुकेशन सेक्टर को मिलेगा, वो 6% तक जाएगा, ये मेरा कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर नंदिता, मैं माफी चाहती हूँ कल, लेकिन फिर हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि दरअसल ये हायर एजुकेशन में सिंगल विंडो सिस्टम जो बनाने की कोशिश इस बिल के माध्यम से है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विषय में आज जितनी जानकारी दी है, वो युवाओं को कितना फायदा देगी, उससे कितना नुकसान होगा, एजुकेशन सिस्टम उससे कितना स्ट्रेंथन होगा, कितना कमजोर होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है, कभी भी 30 मिनट में खत्म होने वाला ये विषय नहीं है। इस पे 1 सप्ताह, 1 महीने लगातार चिंतन मंथन अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ हो सकता है, ताकि युवाओं को और देश के आम आदमी को समझ में आए कि दरअसल शिक्षा को लेकर भारत सरकार सोच क्या रही है और उस सोच का रिफ्लेक्शन किस रूप में इस बिल में और एजुकेशन के क्रियान्वयन में नजर आ रहा है। लेकिन अभी मेरे साथ न्यूज़ 24 पर इतना ही। नमस्कार।